हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुब्रेन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। इसमें वर्क का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। और सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्ट 1 को आप जरूर देखें। जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पार्ट 1 को देखें, तब आपको पार्ट 2 एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा मेरा टॉपिक कवर हो चुका है और कहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्क के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि वर्क होता क्या है, यानी कि वर्क डन कब होगा और किस कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा। अरे होगा तो कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, ये दोनों पे हम लोग बातें किए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होता है। और जब एनर्जी पढ़ेंगे तो एनर्जी में पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज कैसे होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कि एनर्जी मेरा कंजर्व रहता है। किसी तरह से ऐसा नहीं समझिएगा कि एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है। अरे ये भी हम काम कर रहे हैं ना, तो एनर्जी बस फॉर्म चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा एनर्जी बेकार जा रहा है कि नहीं। ये आपको मेहनत एक दिन रंग लाएगा। तो उसी तरह से आपको देखना है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ हम लोग एनर्जी देखेंगे। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे देखिए एनर्जी तो बहुत सारा चीज है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। तो कितना एनर्जी पढ़िएगा। तो इसमें हम लोग मेनली 3 टाइप्स के एनर्जी पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले एनर्जी, ये चैप्टर का शुरुआत हुआ तो वर्क आया और देन उसके बाद मेरा एनर्जी आया। तो एनर्जी में हम यही बताना चाह रहे हैं कि एनर्जी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के टाइप कौन कौन सा है। तो उसमें मेनली जो होगा ना 3 टाइप्स का हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या, मैकेनिकल एनर्जी, फिर देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड देन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 3 तरह का एनर्जी पढ़ेंगे। और वो एनर्जी बहुत इजीली होगा। जब एनर्जी का बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको बता दें, 3 तरह का एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एक मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, वो कुछ और नहीं होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। यानी कि ये दोनों को आप जब ऐड कर देते हैं तो मेरा मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली बोला जाए ना, तो कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस वाले मोशन से जो एनर्जी क्रिएट होता है तो हम लोग उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं कि जिस एनर्जी के थ्रू, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, किसी हाइट पे है या किसी को स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, जिसके कारण से उसमें एनर्जी क्रिएट हो रहा है ना, तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। बात सबकी होगी, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने का नहीं, बस ध्यान देने का है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी को स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी होता क्या है, देन उसके बाद हम लोग फॉर्म ऑफ एनर्जी पे आएंगे, आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। अरे एनर्जी क्या है, आप किसी वर्क को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये कहां से सीखने को मिलेगा, एनर्जी से। देखते हैं ना, जो मान लीजिए कि वर्क अच्छे तरीके से करता है, किसी काम को अच्छे तरीके से कहा जाता है, करता है, तो उसको कहा जाता है क्या, वाह क्या इसका एनर्जेटिक है, क्या एनर्जी है। जैसे आप क्रिकेट प्लेयर में ही देखे होंगे, विराट कोहली का एनर्जी कुछ अलग ही लेवल का रहता है, रविंद्र जडेजा का फील्डिंग में देखेंगे तो ये सब का एनर्जी अलग लेवल का रहता है। तो एनर्जी का मतलब क्या, कि वो कैपेसिटी है उसका, किसी वर्क को करने का कैपेसिटी है, उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी किसी वर्क को करने का जो कैपेसिटी है ना, कैपेबिलिटी है, उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो सन है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स आर डिराइवेड फ्रॉम द सन, और जितने मैक्सिमम क्या है ना, वो सन से ही डिराइव किए जाते हैं, अलग अलग तरह का एनर्जी। अरे जब सोर्स ऑफ एनर्जी है तो दूसरा जो होगा तो इससे छोटा ही होगा ना, तो सारा का डेरिवेशन लगभग इससे किया जाता है। देन उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसको ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम
न्यूक्लियस ऑफ एटम, इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड द टाइप्स। कहने का मतलब क्या कि कुछ एनर्जी हम लोग कहां से, न्यूक्लियस ऑफ एटम से भी लेते हैं, लेकिन मेरा मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको भी भूलना नहीं है। ये जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है मेरा क्या है, सन है कि नहीं। यानी कि एनर्जी का सोर्स जो है अलग अलग है, लेकिन वो मेरा मेन है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अभी तो एनर्जी के बारे में फिलहाल बात हो रहा है। देखिए इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आपको लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है लिखा गया है क्या कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क कैन डू। एनर्जी क्या है, आप किसी काम को कितना कर रहे हैं वो आपका एनर्जी डिसाइड करता है, आपके अंदर कितना एनर्जी है। अरे जितना एनर्जी रहेगा उतना देर आप काम करिएगा, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या करिएगा। देखते हैं कोई मान लीजिए कि स्टडी कर रहा है टेबल पर, तो एकदम आराम से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और कोई क्या है अनमनस तरीके से ऐसे ही बैठा हुआ है, क्यों, क्योंकि उसके पास उस तरह का एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेवल उसका डाउन है, तो वो मन से नहीं पढ़ रहा। बैठा तो वो भी है लेकिन वो मन से नहीं बैठा हुआ है, बस तन से बैठा हुआ है कि नहीं। तो ये हम लोग को देखना है क्या कि यदि आपके पास जितना एनर्जी रहेगा ना उतना ही आप वर्क को कर पाइएगा, उसके इक्वल अमाउंट में क्या कर सकते हैं, आप वर्क को कर सकते हैं। यानी कि जैसा आपके पास एनर्जी रहेगा वैसा ही आप वर्क को परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि वर्किंग बॉडी लूज एनर्जी। क्या, वर्किंग बॉडी लूजेज एनर्जी, यानी कि कोई वर्क कर रहा है तो एनर्जी को लूज कर रहा है कि नहीं। बॉडी ऑन विच वर्क इज डन अगेंस्ट एनर्जी, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम काम कर रहे हैं थक ही नहीं, अरे थकिएगा, आप भी थकिएगा, लेकिन जिस तरह से आपके पास एनर्जी है, जितना आप एनर्जेटिक हैं उसके बाद थकिएगा, है कि नहीं। आप वर्क कर रहे हैं तो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास एनर्जी जिस तरह से है ज्यादा है तो आप ज्यादा देर के बाद थकिएगा। एकदम क्या है, एकदम समझ गए आप, तो उस तरह का एनर्जी है तो तुरंत काम लगाए नहीं कि थक गए, है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये आपको फिजिकल क्वांटिटी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आपको तुरंत एकदम पता रहना चाहिए कि मेरा ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। फिर देखिए उसके बाद क्या है, यूनिट उसका क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। यानी कि जो एनर्जी का एसआई यूनिट होगा वो मेरा क्या होने वाला है, जूल होने वाला है। और बिगर यूनिट इज किलो जूल। अरे जैसे क्या होता है कि जब हम लोग मास का बात करते हैं किसी भी तरह से तो ग्राम में डिनोट किया जाता है, बड़ा वाला को केजी में किया जाता है, उसी तरह से ये जूल है, बड़ा वाला उसका क्या है, किलो जूल है। तो इसको आप जे से लिखिएगा तो बड़ा वाला को क्या लिखिएगा, किलो जूल, तो केजी ऐसे जे लिखिएगा। अब देखिए यहां पर बताया गया क्या कि जैसे 1 केजी में क्या होता है 1000 ग्राम होता है, उस तरह से 1 किलो जूल में क्या होगा 1000 जूल होगा। तो ये सब तो बच्चे वाले बात है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। यानी कि मान लीजिए कि 1 जूल वर्क को करना है तो 1 जूल एनर्जी चाहिए। तो सिंपल बात वही बोल दिया क्या, जितना आप काम को करेंगे उतना आपको एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। यानी कि जब तक उतना एनर्जी नहीं रहेगा तब तक उतना आप काम को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोनों इक्वल होगा, जितना आपका वर्क है उतना ही अमाउंट होने वाला है एनर्जी का भी। तो बात बार बार आएगा, है कि नहीं। तो ये आपका एनर्जी से ही वर्क हो रहा है तो ये बात कैसे पीछे हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहां से बात आता है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसमें आपको क्लियरिटी रहना चाहिए। बहुत सारा चीज तो पढ़ते हैं, जैसे देखिए आपका क्या है कि बहुत सारा दोस्त भी रहता है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि किस दोस्त को हमको चुनना है, किसके साथ दोस्ती अच्छा रखना है। अब ये नहीं कि जो मिला सबको उठा लिए, पता चला कि क्या ये दोस्त नहीं सारा दुश्मन निकल गया। तो उस तरह से आपको ध्यान देना है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो आपको बहुत सारे तरीके को देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका काम का कौन सा चीज है, कौन कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसमें से हम लोग देखेंगे कि मेरा मेनली कौन सा है, इसमें मेन कौन कौन सा है। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारे तरीके के एनर्जी हैं। फर्स्ट में मेरा है क्या, काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये मेरे काम का है कि नहीं। अब ये नहीं कि बहुत सारा ऑप्शन हो गया तो कामे वाला काट दीजिएगा। फिर सेकंड में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड में क्या है, हीट एनर्जी। फिर क्या है, केमिकल एनर्जी।
फिर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि इतने टाइप के एनर्जी हैं, सब तरह के हैं। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी। अब कितने के बारे में पढ़िएगा, है कि नहीं? तो आपको मेनली क्या पढ़ना है, कितने तरह का एनर्जी के बारे में? तो 3 तरह के एनर्जी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड क्या पढ़ेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, देन पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, कि कोई मूविंग बॉडी है और जिसके कारण से एनर्जी का परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। देन उसी में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जिसका एनर्जी स्टोर रहता है, ठीक है ना, स्थिर है, और उसके पास जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बोला जाता है, कभी कभी क्लास में आप सुने होंगे क्या, कि सारे स्टूडेंट के पास पोटेंशियल है, ये काम को कर सकता है, लेकिन करेगा वही जो थोड़ा सा क्या होगा, इच्छुक होगा, है कि नहीं? तो पोटेंशियल का मतलब क्या, कि स्टोर एनर्जी। क्या है? स्टोर एनर्जी। तो स्टोर एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते हैं। और जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उसके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और ये दोनों को जब सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो ये सब क्लियर रहना चाहिए, छोटी छोटी बात है, ये सब क्लियर रहना चाहिए। देन देखिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट जो भी है फॉर्म ऑफ एनर्जी का इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, है कि नहीं? इतने एनर्जी को तो जान गए कि कितना उसका फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, लेकिन सब पढ़ेंगे तो फिर समझ रहे हैं, तो है कि नहीं? आगे देखिए, अब आता है मेरा मैकेनिकल एनर्जी। क्या? एक काम की चीज, मुद्दा की बात, मैकेनिकल एनर्जी पे आते हैं। देन उसके बाद मेरा काइनेटिक एनर्जी एंड देन पोटेंशियल एनर्जी बात होगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में फिर से ध्यान देंगे आप कि मैकेनिकल एनर्जी में हम क्या बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलने वाले हैं। फिर देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या, कि कुछ मोशन के थ्रू आता है और कुछ पोजीशन के थ्रू आता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अरे मैकेनिकल एनर्जी का मतलब वही कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ये आपको बात क्लियर रहना चाहिए। अब आते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे। किस पे? काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या डिफाइन है उसको भी देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कि एक बॉडी का मोशन के कारण से जो एनर्जी क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी का कुछ एग्जाम्पल भी होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, कि मूविंग क्रिकेट बॉल। यानी कि जब क्रिकेट बॉल मूव करता है तो मेरा किसका एग्जाम्पल है, तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, तो काइनेटिक एनर्जी का। फिर रनिंग वाटर, वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग किस में एग्जाम्पल में लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल में लेंगे। किसके एग्जाम्पल में, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल होगा। देन उसके बाद ए मूविंग बुलेट, और ये बुलेट जब मूव कर रहा है तो भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। अरे कौन सा वाला बुलेट, वो बुलेट नहीं, इधर वाला बुलेट, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट आपका काइनेटिक एनर्जी का और कुछ एग्जाम्पल है, देखेंगे। ये सब आपको एग्जाम्पल भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से सारे चीजें जल्दी आपके माइंड में सेट होता है कि नहीं। बहुत सारे जगह पर आप कभी घूमने जाते हैं तो वहां का आपको लोकेशन अच्छा से नहीं पता रहता, लेकिन किसी किसी चीज को आप देखते हैं ना, तो अच्छा यहाँ घूमने आए थे ना, तो लगता है कि हाँ वो याद हो गया। तो सारा चीज एग्जाम्पल से आप सेट करिएगा ना, तो मजे मजे में याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, फ्लोइंग विंड। यानी कि विंड जब मूव करता है तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का है। ए मूविंग कार, उस किसका एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी का है।
ए रनिंग एथलीट्स, जब एथलीट्स हमारे क्या करते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो सब क्या है, हमारा एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। ए रोलिंग स्टोन, स्टोन मान लीजिए पत्थर को थ्रो कर दिए, वो रोल कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ते भी हमारा काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये बात कितना इंपॉर्टेंट है आप नहीं समझ सकते हैं, ये जितना बोले उतना कम है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये आप इसको वीवीआई बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वीवीआई पॉइंट बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये लाइन बोला क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और देन उसके बाद एक बात और बोल दिया, क्या बोल दिया कि स्क्वायर ऑफ हमारा किसके होता है, वेलोसिटी का, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का होता है। तो दोनों बात बोल दिया क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आखिर इसका कैसे फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला पे भी हम लोग बात करेंगे, है कि नहीं। फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है तब तो क्लियर हो जाएगा, जब आपको फार्मूला बैठ जाएगा जहन में तो ये बात क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बार फार्मूला को भी दिखाई देते हैं, कितना देर तक आप बर्दाश्त करिएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का आपका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का आप फार्मूला देखेंगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, यानी कि मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, हाफ mv स्क्वायर। वही आप पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको भी दिखा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपका होता है mgh, ये क्या होता है, mgh, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। वो सारे चीज आगे आएंगे, आपको टेंशन लेने का नहीं, बस ध्यान देने का है कि नहीं। तो ये आपको लिखा गया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये जो आपको काइनेटिक एनर्जी है दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, अब यहां देखिए वो एग्जाम्पल है कि नहीं। बार बार हम बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल से आप अपने माइंड में सेट करिए, ठीक है ना, अबे नहीं कि एग्जाम्पल बस देख के निकल जाइएगा स्किप करके। देखिए ये आपको बता रहे हैं क्या कि जो मूविंग बॉल है ये क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है कि नहीं। ये मूविंग बॉल, ये एथलीट आपका रन कर रहा है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो आपका ये काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। तो ये सब चीज आपको एग्जाम्पल से क्लियर रहना चाहिए, जितने भी ये सब बात किया जा रहा है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। या देखिए यहाँ पर विंड क्या कर रहा है, लोग, यानी कि विंड चल रहा है, तो विंड चलना यानी कि आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर विंड का परफॉर्मेंस, वाटर का परफॉर्मेंस, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसका, तो काइनेटिक एनर्जी का ये सब एग्जाम्पल है। ये आपको सारा चीज क्लियर रहना चाहिए कि मूविंग के कारण कुछ भी हो रहा है तो एनर्जी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। मूविंग है ऑब्जेक्ट और किसी कारण से कुछ एनर्जी का परफॉर्मेंस वहां हो रहा है तो मेरा एक ही हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब देखिए आता है फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। आप ध्यान से देखेंगे, फिर आगे वाले स्लाइड में हम आपको सारा चीजें प्रूव करके दिखाएंगे। पहले देख तो लीजिए, फिर उसके बाद देन हम आपको प्रूव करके एक एक चीजें दिखाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा बस सुन लेंगे क्या बातें हो रही है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिए, फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पे बात होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो अभी देखे कि हाफ mv स्क्वायर होता है, लेकिन आता कैसे है, डिराइव कैसे होता है, बात वहां फंसेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, u के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड इट्स डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस s, और s मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स F, सारा चीज को डिनोट किया गया है, ठीक है,
acts on in the direction of displacement, then its velocity changes from u to v, ठीक है, then acceleration is a। ये क्या क्या बोल दिया, शुरू में बोला कि इसका मास जो है स्मॉल m है, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, देन उसके बाद क्या है, उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v है, देन उसके बाद यहां भी बात नहीं फंसा, वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको s से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एक्सीलरेशन है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये आप नहीं जानते हैं? अरे जब इमोशन पढ़ते हैं वही सारा चीज से हम लोग को मुलाकात हो जाता है, मोशन फोर्स से सब पढ़ते हैं तो यहाँ पर मुलाकात हो जाता है कि नहीं? तो ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन देखिए बात वहां नहीं, बात कुछ और यहाँ सोचना है कि हमको कैसे इसका डेरिवेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको ये दे दिया क्या, वर्क डन का फॉर्मूला कौन कौन नहीं जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और फिर देखिए ये डिस्प्लेसमेंट का भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, कब पढ़े हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़े हैं तो वहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला बताया गया है। क्या बताया गया है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, क्या 2as, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। अब यहां से s नहीं निकाल लीजिएगा, आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप u को उस साइड भेजिए तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देंगे क्या है, 2as है, देखिए इधर वाले को इरेज करते हैं, फिर देखिए 2as है। अब s को यहां पर होल्ड करके रखते हैं, अब क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ये किसका वैल्यू आया, s का वैल्यू आया। अब ये सब यूज करिएगा ना तो आपका यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। टेंशन लेने का नहीं, ध्यान देने का है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशनशिप बिटवीन द यू भी एंड एस, यही फॉर्मूला और क्या आपको यहां से डिराइव होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सारा चीजें समझ में आएगा। देखिए ये आपका डेरिवेशन है और देन उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में आपको लिखा गया है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी को यदि हम 0 मान लें कि जो बॉडी है स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तब मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी का मेरा फॉर्मूला मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस स्लाइड में वो डिराइव करके देखते हैं कैसे डिराइव होगा। ध्यान देंगे थोड़ा, आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तो एस का वैल्यू निकाले थे, क्या निकाले थे और कैसे निकाले थे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। फिर देन इसके बाद हम लोग s का वैल्यू को निकाले थे, कैसे निकाले थे, तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ठीक है। अब फिर क्या किए थे, इसको इधर तो भेज दिए, इधर हो गया 2as। अब s को रख लेंगे, 2a को इधर भेज देंगे, तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ये किसके बराबर हो जाएगा, s के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमको f भी मिल गया, s भी मिल गया और ये w का मेरा फॉर्मूला था। अब रख दीजिए ना, आंसर आपका आ जाएगा। ये w रखें, फोर्स के जगह पे क्या रखेंगे, तो मास रखेंगे इनटू एक्सीलरेशन रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, तो उसके जगह पे हम लोग रखेंगे, s के जगह पे रखेंगे वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में 2a रखेंगे, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा कि a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बना क्या, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर एक लाइन है कि जो इनिशियल स्पीड है ना, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम लोग 0 मानेंगे, क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, यानी कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। जब हम लोग इनिशियल को 0 मानेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। वहां से जब भी आप इनिशियल को 0 मानिएगा आपका देन वहां के बाद कुछ बचा ही नहीं। देखिए क्या करिएगा, W इक्वल टू m, ठीक है, और यहां से क्या हुआ, वी स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, तो फिर नीचे में क्या बचा, 2 बचा, है कि नहीं। तो इस यहां से आपका फार्मूला बन गया, क्या बन गया, कि जो फार्मूला बना आपका 1/2 mv स्क्वायर, ये क्या हो गया, वर्क डन
कब? जब यहाँ पर हम लोग निकाले थे, यानी कि एक काइनेटिक एनर्जी बन के आया। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ हाफ mv²। किस कंडीशन में? जहां पर मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रहा था। सबसे पहले हम लोग को कैसे कैसे डिराइव हुआ वो ध्यान देना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, एफ का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस का फॉर्मूला हम लोग इस फॉर्मूले से डिराइव कर लिए। देन उसके बाद सारा वैल्यू रख दिए, तो हम लोग को देखने को बना क्या कि मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये आपका अपॉन में 2 आ रहा है। यहां से इनिशियल वाले को 0 कर रहे हैं, तो मेरा एक क्या आ जा रहा है, हाफ mv² है कि नहीं। तो इस तरीके से कुछ आपका डेरिवेशन है। लेकिन देखिए डेरिवेशन तो समझ गए, मेनली आपको फॉर्मूला कम से कम याद रखना है, क्योंकि सारे जगह आपको फॉर्मूला यूज करना ही करना है। जब भी न्यूमेरिकल का बात होगा तो आपको फॉर्मूला वहां यूज होगा, तो इसलिए फॉर्मूले को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मेरा फॉर्मूला बन के आया? तो काइनेटिक एनर्जी का ध्यान देंगे, फॉर्मूला बन के आया क्या, हाफ mv² है कि नहीं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का मेरा फॉर्मूला बन के आया, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देन उसके बाद देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। देखिए नाम लिए और क्वेश्चन आ भी गया। देखिए इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितना है तो 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए जो जो डाटा दिया है वो डाटा लिख लीजिए कि जो मास है वो 15 kg का है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। अरे जब मास भी दे दिया वेलोसिटी भी दे दिया तो फिर नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे? तब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब क्या लगाना है, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय इट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पटक देंगे, है कि नहीं। तो यहां रखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अब यहां पर हाफ रखेंगे, मास के जगह पे 15 रखेंगे, और वेलोसिटी के जगह पे क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से 2 से कैंसिल करिएगा 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 15 में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 120 आ जाएगा। और एनर्जी है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जूल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 120 जूल आएगा। ये आपका सॉल्यूशन रहा, ठीक है। और देखिए यहां पर आपका जो इसका सॉल्यूशन है वो भी आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 15 kg है, वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा दिए, और देन उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद मेरा 120 जूल आया। अरे आया कि नहीं आया, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैच करेगा, आपका भी मैच कर रहा होगा, ये कोई यूनिक चीज थोड़ी है, इसमें क्या रॉकेट साइंस लगा है, ये आपको भी मैच करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अब आता है बात पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का बात यहाँ खत्म हुआ, अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान से देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे क्या कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि स्टोर एनर्जी, जिसके पास कुछ स्टोर एनर्जी है ना उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखा गया है, सबसे पहले देखिए पोटेंशियल एनर्जी में लिखा गया है, देखिए द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी चीज का पोजीशन के कारण या उसमें शेप में चेंजेज के कारण जो एनर्जी आपको देखने को मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कुछ उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वाटर कीप्ड इन डैम। मान लीजिए कि वाटर है, ऐसे क्या है, किसी तरह से आपको बड़े बड़े नहर में देखने को मिल जाएगा कि ऐसे ही वाटर फ्लो हो रहा है, कोई उसका यूजेज अच्छे तरीके से नहीं। आप वहां डैम बनाइए, वाटर का लेवल क्या होगा, इधर अप हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, और उधर क्या होगा, ऑटोमेटिक से डाउन रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और उस डैम को बना करके वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी को तैयार कर सकते हैं टरबाइन के थ्रू यूज करके। तो सब बातें इसमें लिखा गया है। क्या, वाटर कीप्ड इन ए डैम it can rotate the turbine to generate the electricity due to its position above the ground।
अब यहाँ पोजीशन का बात हो रहा है कि नहीं। वाटर तो पहले भी जा रहा था, लेकिन कुछ सेंस यूज कर लिए तो उस वाटर को हम लोग क्या किए, एक एनर्जी के तौर पे कन्वर्ट कर लिए और वहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को तैयार कर लिए। सोचिए ये पर्सन का दिमाग कहां से कहां तक चला जाता है। ये बात हम लोग को समझने का है, यहाँ पर एनर्जी का यूजेज है। फिर क्या लिख रहा है कि आप देखिए यहां से लिखा है क्या, वाउंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए टॉय कार। अब इसका मतलब है क्या कि जो स्प्रिंग वाला, देखिए बचपन में आप देखे होंगे वो चाबी ऐंठने वाला गाड़ी, क्या करते थे हम लोग, चाबी को ऐंठ देते थे, फिर उसके बाद जब गाड़ी को छोड़ते थे तो जितना हम लोग ऐंठ के रखते थे ना वो एनर्जी स्टोर रहता था और वो क्या होता था, फिर आगे गाड़ी स्मूथ करता था, आगे गाड़ी मूव करता था, है कि नहीं, स्मूथली आराम से मूव करता था। थोड़ा सा उसके लिए सरफेस क्या रहना चाहिए था, शाइनी रहना था, स्मूथ रहना था, एकदम सरफेस अच्छा रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, वो टॉय को, खिलौने वाले कार को ऐंठ के चाबी से और उसको छोड़ते थे तो कुछ दूर तक मूव करता था, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में वही लिखा हुआ है कि इट पोसेस द पोटेंशियल एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग द अनवाइंडिंग ऑफ ए स्प्रिंग देयरफॉर टॉय कार मूव्स। कहने का मतलब क्या, उसमें वही करते थे हम लोग कि चाबी को ऐंठते थे, ऐंठ करके उस क्या क्या हुआ, स्टोर एनर्जी हो गया, और जितना स्टोर एनर्जी किए जब वही छोड़ते थे गाड़ी को तो गाड़ी मूव करता था। तो ये सब एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी का, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें आपको धनुधारी दिख रहे हैं, देखिए इसमें भी आप ध्यान से समझिएगा। ये इमेज लगाने का मतलब, दिखाने का मतलब वही है कि आपको किसी तरह से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, है कि नहीं। आपके दिमाग में जैसे भी सेट हो इसको सेट कर ही लीजिए, है कि नहीं। ऐसे तो दिमाग में आपका बहुत सारा चीज सेट हो जाता है, लेकिन इसको करिए ना। देखिए इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी का बात हो, पोटेंशियल एनर्जी का बात हो, तो इसमें देखिए आपको बोला गया अभी क्या कि शेप में जब उसका चेंजेस करते हैं ना तब पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है। जो लोग धनुष चलाते हैं तो उसको पहले खींचते हैं तो उससे एनर्जी स्टोर होता है, और जब उसको छोड़ते हैं तो फिर वो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, आगे की तरफ वो तीर मूव करता है। तो ये तीर धनुष वाले केस में हम लोग को ये देखने को मिलता है। वही लिखा हुआ कि स्ट्रेच द स्ट्रिंग गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। जब आप उस स्ट्रिंग को खींचते हैं, रस्सी को खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को आप गेन कर रहे हैं, और देन उसके बाद यदि आप रिलीज करते हैं, ये तो ऐसे ओरिजिनल पोजीशन हुआ तीर धनुष का, ये पर्सन खींचा तो यहां तक चला गया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया। अब बोला क्या कि गेन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ रो, और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके वो क्या जाता है, तीर आगे की तरफ चला जाता है। तो यानी कि शेप को चेंज करने से यहां पोटेंशियल एनर्जी मिला। अरे मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे, अब यहां पर लिखा गया है कि फैक्टर इफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है पोटेंशियल एनर्जी पे। तो उस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो हमको पोटेंशियल एनर्जी पे इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में जो फर्स्ट फैक्टर है, यानी कि इसका जो फार्मूला है, क्या फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, तो mgh, क्या है, mgh है मास। यहां पर आपको हाइट देखने को मिल रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने को मिला है। फिर क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर देन उसके बाद क्या लिखा गया है कि मोर द मासेस ऑफ बॉडी ग्रेटर इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या, अरे जब मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी, तो मास को यदि बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। यदि मास को घटाएंगे यानी कि इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। ये बात किसको नहीं समझ में आएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसा काम एम के साथ करेंगे वैसा पोटेंशियल एनर्जी के साथ देखने को मिलेगा। देन उसके बाद क्या लिखा, हाइट एबव द ग्राउंड, यानी कि कितने हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है, कौन, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर देखिए वही बात लिख दिया क्या कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी शुरू में आपको बताया गया मास पे डिपेंड करता है, देन उसके बाद बताया गया पोटेंशियल एनर्जी एच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एच को बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज करेगा, यदि एच को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही वही होता है कि एक टर्म इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, यदि पहला डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा घट रहा है, और यदि एक को घटा रहे हैं दूसरा बढ़ रहा है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि नहीं। अब देखिए वही लिखा हुआ है कि ग्रेटर द हाइट एबव द ग्राउंड ग्रेटर इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइसा वर्सा। यदि आपका हाइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। यदि हाइट क्या हुआ, कम हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा बात है। फिर देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि चेंज इन शेप ग्रेटर द स्ट्रेचिंग ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोर इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लीजिए कि शेप में भी ज्यादा का चेंजेस लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, और शेप में कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कम रहने वाला है। जैसे आप तीर धनुष का ही एग्जांपल देख रहे थे, तो उसको मान लीजिए कि स्ट्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं तो तीर क्या होगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। ऐसे बच्चा लेखा ऐसे खींच के छोड़ दिए तो पता चला यहीं गिर गया। आजकल एक वायरल हो रहा था वो गांधी मैदान वाला, देखे ही होंगे, वो नीतीश जी से क्या हो गया था, अचानक से दोनों चीज छूट गया था, तीर धनुष दोनों छोड़ दिए, है कि नहीं। तो वो वाला आपको देखने को मिलेगा कि जैसा जितना स्ट्रिंग को क्या करिएगा, खींच करके छोड़िएगा तो क्या होगा, तीर आगे तक जाएगा, नहीं तो फिर वही होगा। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर आपको लिखा गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए हाइट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जब किसी हाइट पे क्या बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है ना कि मास और हाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों टर्म पीछे आपका नहीं छोड़ सकता है। कौन कौन सा, तो एक आपका जो है मास वाला और दूसरा क्या है हाइट वाला, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसका रिलेशन डायरेक्ट है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, कि मास में चेंजेज होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेज होगा, हाइट में चेंजेज होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेज होगा, और वो भी कैसा चेंजेज होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चेंजेज होगा। वही लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए हाइट, क्या लिखा हुआ है कि इफ ए बॉडी ऑफ मास एम, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसका बॉडी का मास एम है, इज राइजेस टू हाइट एच, और एच हाइट पे जा रहा है, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एम जी, ठीक है, एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किधर की तरफ काम करता है, नीचे की तरफ काम करता है। वही लिखा है कि टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वो चाहता है कि हम नीचे की तरफ खींचे हो किसी ऑब्जेक्ट को, आप ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, है कि नहीं, वही बात है। फिर क्या लिखा हुआ है, वर्क डन क्या होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां से आपको देखने को मिलता है mgh का फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का। वही लिखा है कि दिस वर्क इज स्टोरेड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और देखिए उसी पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ नाम क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई अलग बात नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मेट है, और कैसे वो आता है वो भी आप समझ गए। फिर क्या लिखा हुआ है कि 10 पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, mgh, क्या है mgh, है कि नहीं, mdh मत याद कर लीजिएगा, mgh हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला है, तो सिंपल है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहां से वही बात को बताया कि जी इसमें क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक चीज इसमें आपको देखना ध्यान से क्या है कि ये जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्या ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो हाइट पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे गया, यहां तक का हाइट डिस्टेंस कवर किया, ये आपको दिख रहा होगा क्या, देखिए ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहां पर है, यहां से यहां इसका हाइट है, ठीक है, इसका हाइट कितना है, तो h हाइट है। ये h हाइट यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट चला गया, और ए भी h हाइट गया, लेकिन ये कुछ इस तरीके से घूम के गया, हमको उससे मतलब नहीं है। वो सेम हाइट पे यदि ऑब्जेक्ट चला गया तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस हमको मतलब है हाइट से, कि हाइट कितना है, हाइट ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, हाइट कम होगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो वही बात बोला है क्या कि जो mgh का फार्मूला मिला वो उसमें तो जो g था वो क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, लेकिन इस एनर्जी के थ्रू हम लोग देखेंगे क्या, इस एग्जांपल में देखेंगे कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है ना वो आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो किस चीज पे डिपेंड करता है,
तो मेरा हाइट पे डिपेंड करता है। इसका हाइट तो कहीं ज्यादा नहीं है, हाइट तो कहीं कम नहीं है, उस पे ये डिपेंड करता है। कौन? पोटेंशियल एनर्जी। बाकी किसी चीज से उसको दिक्कत नहीं है, घूम के कैसे भी जाओ। जैसे क्या है, लोग पढ़ते हैं, यदि आप तैयारी अच्छे से भी कर रहे हैं, आपका वो सफलता नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या कहेंगे, बे अच्छा से नहीं पढ़ता होगा। यदि आप अच्छे से थोड़ा सा इधर उधर भी 3-5 भी कर रहे हैं, किसी कारण से आपको अच्छे से वहां आपका लक साथ दे दिया है, जो भी बात हो, वहां आपको सफलता मिल जाता है, सक्सेस मिल जाता है, फिर लोग क्या कहेंगे, नहीं हम तो जानते ही थे, पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, कभी कभी तो देखते थे कि रात रात भर पढ़ता था, है कि नहीं। तो आपको सफलता वहां सारा चीज को क्या कर देता है, वो ढक देता है। तो यही बात यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी की। रास्ता मायने नहीं करता है, क्या इसका हाइट मायने करता है, ये गोल कहां तक है, लक्ष्य को कहां तक ये अपना अचीव किया, वो मायने करता है, रास्ता मायने नहीं करता है कि नहीं। सफलता मिल गया तब सारे चीज लोग भूल जाते हैं, वही बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो mgh का फॉर्मूला है आपका, इसमें ध्यान रखना होगा क्या, कि हाइट डिपेंड करता है, उसका पाथ डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो आप नहीं भूलेंगे, है कि नहीं। फिर देखिए आप नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप ये खुद से कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है कि नहीं। अब क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आप खुद से करिए। इफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसका मास कितना है, 10 kg है, इज राइज टू ए हाइट 6 मीटर एबव, और वो कितने मीटर के हाइट पे है, तो 6 मीटर के हाइट पे है अर्थ से। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, क्या करना है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, जिसमें से मास नहीं दिया और h नहीं दिया, तो फिर बचा ही क्या, मास है 10 kg, ठीक है, h है 6 मीटर, और g का वैल्यू किसको नहीं पता, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला बैठा दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, mgh, मास 10, g 10 और h 6, कितना आएगा 600 जूल। ये क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी आया। अरे आया कि नहीं आया, तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, 600 जूल। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इच्छा आपका कि इस साइड वाले लिखेंगे कि उस साइड वाले लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, फार्मूला होता है mgh, मास ऑफ बॉडी दिया हुआ है 10 kg, हाइट उसका अर्थ से दिया गया है कितना, 6 मीटर, और उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर तो उछल के आएगा कितना, 600 जूल। क्या लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 600 जूल्स। ये आपका आंसर रहा। ये क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगाना था, फार्मूला रखिए, आपका आंसर आएगा, है कि नहीं। देखिए फिर नेक्स्ट, अब यहां बात आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चेंजेस। जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का चेंजेस जो है, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कैसे होता है, और वो चेंजेस जो है ना, वही बोला जाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है कि द चेंजेस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या, कि वन फॉर्म से एनर्जी चेंज होता है अनदर फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। यानी कि एक फॉर्म से एनर्जी जब दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो कुछ इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ए स्टोन ऑन ए सर्टेन हाइट एज ए इंटायर पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कोई एक स्टोन है, एक कुछ सर्टेन हाइट पे है, तो उसका कुछ इंटायर पोटेंशियल एनर्जी होगा, कुछ हाइट पे है। तो फिर बोल रहा है क्या, बट वेन इट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, मान लीजिए कि वहां से स्टोन नीचे की तरफ आना चालू कर दिया, तब क्या देखने को मिलेगा। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस केस में क्या देखने को मिलेगा कि जब स्टोन आपका अप लेवल पे था, ऐसे आप समझ सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कि जब आपका स्टोन यहां था, 6 मीटर का हाइट है मान के चलिए, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा कि यहां मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा।
और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, स्टोन नीचे की तरफ आएगा, तो आप देखेंगे कि हाइट उसका धीरे धीरे कम हो रहा है। हाइट कम हो रहा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसका कम हो रहा है। और लेकिन उसके साथ क्या आ गया, मूविंग आ गया, मोशन आ गया उसके साथ। तो मोशन आएगा तो अब काइनेटिक एनर्जी चालू हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था यानी कि वेलोसिटी जीरो था, तो वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो था। जब पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम रहता है, वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी आना चालू हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। अब क्या होगा, यहां पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम था, क्या था, मैक्सिमम था। लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे आपका कम होगा और यहां से काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ना हो जाएगा चालू। और शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्या था बताइए, शुरू में आपका काइनेटिक एनर्जी था जीरो। शुरू में क्या था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था। तो ये सब चीजें आपको याद रहना चाहिए कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी मेरा जीरो था और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था। अब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगा और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। क्योंकि शुरू में क्या था ना कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपका वेलोसिटी जो था वो जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था। अब सबसे ज्यादा हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, और धीरे धीरे हाइट कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो कुछ होता नहीं है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहता है और इस वाले कंडीशन में आकर के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि हाइट क्या हो गया, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी रहने वाला है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों बराबर रहेगा, उसमें चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। चेंजेस कहां हो रहा है, तो बस एक जगह पोटेंशियल एनर्जी है टॉप पे और एक जगह काइनेटिक एनर्जी है टॉप पे। लेकिन जो ओवरऑल का बात किया जाए ना, तो उसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। वो तो दोनों एकदम वैसे ही है कि नहीं, वो दोनों का सम जो है वो आपका फिक्स है। लेकिन इसमें बस चेंजेस देखने को मिल रहा है कि एक बार पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और एक बार काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। वही बात को इसमें लिखा है स्टेटमेंट में। क्या लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्टोन गोज ऑन द डिक्रीजिंग, जब स्टोन नीचे की तरफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होता जाएगा। एज द हाइट गोज ऑन द डिक्रीजिंग बट द काइनेटिक एनर्जी गोज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे क्या होगा, हाइट कम होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रहा है लेकिन आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। एज ए वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। ये सब घुमा के बात बोला गया है, आपको बात बस एक लाइन में समझ लेना है, क्या कि जब स्टोन ऊपर टॉप पे रहेगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, वहां से स्टोन नीचे की तरफ आना चालू हुआ, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगा और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अरे है कि नहीं, यही आपका बात इस स्टेटमेंट में बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। देखिए सेकेंड पॉइंट भी आपका बहुत सिंपल है। क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि एट द टाइम स्टोन, क्या स्टोन जब हम लोग क्या करते हैं, रीच द ग्राउंड, जब स्टोन आपका ग्राउंड पे चला जाता है पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो। बोले ना कि हाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी वहां जीरो होने वाला है। जैसे मान लीजिए कितने हाइट पे था स्टोन, अब यहाँ स्टोन आ गया तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जीरो के हाइट पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आपका जीरो होगा। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद बताया गया भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दस एंटायर पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये काम क्या हो रहा है, बस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। बाकी एनर्जी तो ओवरऑल वही है। एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज, अब यहां पर दूसरा एग्जांपल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्मेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में क्या देखने को मिलता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर का रहता है वो चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में एंड देन वहां से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे वाटर गिरा, वाटर से क्या होगा, डैम बनाया जाता है, उससे वाटर फ्लो करेगा, वहां से आपको टरबाइन चलाया जाएगा और ये सब आपका मोशन देखने को मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी और देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से होगा। फिर इसी तरह से एग्जांपल है कि एट ए थर्मल पावर हाउस केमिकल एनर्जी ऑफ ए कोयल इज चेंज इनटू द हीट एनर्जी
which is further converted into kinetic energy and then electrical energy। यानी कि सब बात आपको ये बताना चाह रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेज होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है कि नहीं? एनर्जी का चेंजेज होता है, न कि लॉस होता है, वो बात आपको बता रहा है। फिर देन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि प्लांट्स यूजेज सोलर एनर्जी टू मेक द केमिकल एनर्जी इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या कि जो प्लांट है वो सोलर एनर्जी को यूज करता है। क्यों करता है? तो केमिकल एनर्जी के थ्रू क्या करता है? वो फूड बनाने का काम करता है। कौन सा प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ये आपको क्लियर रहना चाहिए, है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां आता है मुद्दे के बाद क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं, उसका लॉ नहीं जानिएगा ना, फिर लफड़ा होने वाला है। तो यहां से हम लोग लॉ जानेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये लॉ हमें क्या सिखाता है, उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए इस लॉ में जो एक लाइन है ना, बहुत ही फेमस है। क्या? लास्ट में बोल दिया जाता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये लाइन बहुत फेमस है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। Whenever energy is changed from one form to another form, the total amount of energy is remains constant। यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन टोटल एनर्जी जो रहता है वो कंजर्व रहता है, सेम रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। वो तो आपका फिक्स है, कांस्टेंट है। वही लिखा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो होता क्या है? बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। फिर क्या लिखा हुआ है? ऑल दो सम एनर्जी बाई वेस्टेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। बस क्या कभी कभी आपको लगेगा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है तो एनर्जी का लॉसेज हो रहा है, लेकिन नहीं, टोटल जो एनर्जी रहेगा ना वो आपका कंजर्व रहने वाला है, सेम रहने वाला है, उसमें किसी तरह का चेंजेज नहीं देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बात क्या आता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ही क्या कि ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। यानी कि जब फ्री फॉल का कंडीशन होता है तो उस समय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे काम करता है उस पे बात होगी। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि बॉल ऑफ मास एम। मान लीजिए कि एक बॉल है जिसका मास क्या है? स्मॉल एम है, हाइट उसका क्या है? एच है। एज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है? mgh। ये आपको पोटेंशियल, अभी बार बार फार्मूला आपको लिखते जाना है। क्या? क्योंकि अभी तो याद करने का जरूरत है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। क्या? हाफ mv²। तो ये आपको बार बार कॉपी के ऊपर में लिखते जाना है जब तक अपना ना हो जाए, है कि नहीं? फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि एज बॉल फॉल डाउनवर्ड। यदि बॉल को आप ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, हाइट क्या है? h है, डिक्रीजेज, तो द पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज। यदि मान लीजिए बॉल को आप टॉप से छोड़ते हैं, धीरे धीरे उसका हाइट क्या होगा? कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो हाइट क्या होगा? कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे हाइट कम होगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं? तो ये आपको बताता है क्या कि जब हमारा हाइट कम होते जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होते जाएगा, है कि नहीं? अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। वही बात यहां से आपको समझाया गया है जो हम पहले बता दिए आपको। ये बहुत क्या है, इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें आपको समझना मुश्किल होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी H, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी H इज ए 0, ठीक है, बट इट्स इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द फॉलिंग ऑफ बॉल। सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। दोनों का जो मेन वाला करिएगा ना, ऐड करिएगा, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर होता क्या है, बस पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। जैसे देखिए आप यहां से बॉल आना चालू हुआ
शुरू में क्या है, टॉप पे बॉल है, दोनों एनर्जी सामने में है, ठीक है। अब यहां मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे है और धीरे धीरे बॉल नीचे आना चालू हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। अब धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कौन कौन इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। और ये लास्ट में आपको ये लाइन, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया भी गया है क्या, कि जैसे बॉल टॉप पे रहेगा तो उसका मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है, लेकिन वहां काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और जैसे जैसे बॉल मान लीजिए कि कुछ कम हाइट पे आया तो उसका क्या हो गया, 15 जूल हो गया। ये शुरू में क्या है, 20 जूल है, फिर क्या हो गया, 15 जूल हो गया, फिर क्या हो गया, 10 जूल हो गया, फिर 5 जूल हो गया और 0 जूल हो गया। और ये शुरू में मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी 0 है, फिर 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20। अब ये हो क्या रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है कि यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ था काइनेटिक एनर्जी, और ये इधर वाला क्या है, तो आपका टोटल एनर्जी है। क्या है, टोटल एनर्जी है। अब इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा क्या, कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 20 है वहां काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो दोनों मिलके कितना हुआ, 20 ही हुआ। यहां भी दोनों मिलके 20 है, यहां भी दोनों मिलके 20 है, यहां भी दोनों 20 है और यहां भी दोनों 20 है। कहने का मतलब क्या है कि एक बार जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था तो काइनेटिक एनर्जी आपका 0 था। देन उसके बाद एक बार टाइम ऐसा आया कि जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया और काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम हो गया, है कि नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि आप मेहनत करते रहिए, दिन सबका आएगा, है कि नहीं, सबका टाइम आएगा। देखिए एक बार कहां पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे था और कहां 0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी कहां 0 था और आज टॉप पे हो गया। तो ये देखने को मिलता है कि नहीं। इसलिए आप अपने काम पे फोकस रहिए, आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको सारा चीज मिलते रहेगा, सफलता मिलते रहेगा, है कि नहीं। फिर देखिए वो लगेगा कि मेरा मेहनत सफल नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वो देखने को मिलेगा, है कि नहीं। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी खत्म हो गया, अब हम लोग पावर पे बात करेंगे। और ये पावर कौन नहीं जानता है, पावर वर्ड से ही आपका डिसाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए दो तरह के पर्सन रहेंगे, एक यंग पर्सन और एक ओल्ड पर्सन। आपको तुरंत माइंड में सेट हो जाएगा क्या, अरे यंग पर्सन है इसके पास पावर ज्यादा होगा, ये ओल्ड पर्सन है इसके पास पावर कम होगा, इसके पास पोटेंशियल कम होगा, है कि नहीं। ऐसा हम लोग डिसाइड समझ लेते हैं। तो पावर का मतलब क्या, कि पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कितने के रेट से आप किसी वर्क को कर रहे हैं वो आपका पावर डिसाइड करता है। अब इसको मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई कोई क्या होता है कि रात भर में नोट्स का 2 ही पेज याद करने में वो बेचैन है, और किसी किसी का क्या होता है कि एग्जाम कल है ना, पूरा पलट लेगा और पूरा लगेगा कि स्कैनर मशीन है, स्कैन कर लेगा, तो उसका क्या है, पावर ज्यादा है। तो सबका अलग अलग पावर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। पावर क्या है, तो रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन है, यानी कि कौन कितने एनर्जी को तेजी से कंजम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है, वही मेरा पावर डिसाइड करता है। कोई क्या होगा, इतना तेजी से कोई वर्क को करता है, एकदम तुरंत थक गया, फिर है कि नहीं, आराम से रेस्ट कर रहा है, तो क्या करता है, पावर बताता है उसका, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पावर का एक फार्मूला है, वर्क डन अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि P = W/T होता है मेरा फार्मूला, है कि नहीं। तो ये आपको P = W/T यानी कि पावर = वर्क डन अपॉन टाइम होगा, जहां पर P से पावर, W का मतलब वर्क डन और T का मतलब टाइम टेकन। ये तो समझ ही रहे हैं आप। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा है, यूनिट ऑफ पावर, यानी कि पावर का यूनिट क्या होगा। जब पावर कर रहे हैं तो पावर पढ़ लेंगे, क्या उसका यूनिट छोड़ देंगे, तो उसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट ऑफ पावर में आपको देखने को मिलेगा कि SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, यानी कि पावर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। W से उसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो W से डिनोट करते हैं। अब वो वाट क्या होता है, तो पावर का भी आप फार्मूला देखें क्या होता है, पावर का फार्मूला तो वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आप जब वाट नहीं बोलना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड।
तो ये आपको देखने को मिलेगा। पावर का ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, उसको वाट भी बोलते हैं। 1 वाट इक्वल टू क्या, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, है कि नहीं। एक कभी कभी आपसे डिफाइन भी पूछ लिया जाता है कि 1 वाट का मतलब क्या, तो उसको वही बोल सकते हैं कि 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड को क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। पावर इज 1 वाट व्हेन, कब होगा पावर 1 वाट कब होगा, तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, यानी 1 जूल ऑफ वर्क को यदि 1 सेकेंड में किया जाए तो पावर क्या होने वाला है, 1 वाट होने वाला है। एवरेज पावर क्या होगा, तो टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी यूज्ड अपॉन टोटल टाइम। अरे किसी चीज का एवरेज क्या किया जाता है, जो ऊपर में टोटल वर्क किया या जो टोटल एनर्जी यूज किया उसको लिखेंगे और नीचे में टाइम जो लगा उसको करेंगे, तो क्या हो गया, एवरेज पावर निकल गया। क्या निकल गया, तो एवरेज पावर निकल गया। तो ये सब काम का चीज यूनिट तक है, और ये सब तो समझदारी आप लोग को पहले से है कि नहीं, इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उसका पावर का बात करते हैं। देखिए आपका कमर्शियल यूनिट वाला हट गया है टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं, अरे 2 स्लाइड से क्या आपका ओवरफ्लो कर जाएगा, ध्यान देंगे तो आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। देखिए है क्या ना, हम लोग इसमें कमर्शियल यूनिट जो है वो वाला नहीं पढ़ना है हम लोग को, इलेक्ट्रिकल का जो है कमर्शियल यूनिट वाला वो टॉपिक नहीं पढ़ना है। लेकिन हमको क्या लगता है कि 2 स्लाइड से आपको दिक्कत हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं ना कि अनपच कर जाएगा, वोमिटिंग होने लगेगा, तो 2 स्लाइड भी देख लेंगे, है कि नहीं। तो भी हम लोग कमर्शियल यूनिट का भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट, यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का पावर क्या होता है, उसका रेटिंग कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा गया है कि द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज टेल अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्स, यानी कि आपका पावर बताता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट का पावर क्या बताता है, वो कितने के रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, क्या कितने के रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वो पावर हमको बताता है। बिगर यूनिट ऑफ पावर, यानी कि जो पावर है उसका बड़ा वाला यूनिट क्या होगा, तो बिगर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड किलोवाट। जैसे वाट है, ठीक है, तो उसका बड़ा वाला यूनिट क्या होगा, किलोवाट होगा। जैसे ग्राम का बड़ा क्या होता है, केजी होता है। जूल का बड़ा क्या होता है, किलो जूल होता है। उसी तरह से वाट का बड़ा वाला क्या होगा, किलोवाट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 1000 वाट इक्वल टू क्या होने वाला है, 1 किलो वाट होने वाला है। क्या होने वाला है, तो 1000 वाट इक्वल टू 1 किलो वाट होने वाला है। वही लिखा है कि बिगर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड किलोवाट, KW से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। इस तरह से आप लिख देंगे। वाट को जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। ये सब बात आपका इजी था, ये आपको क्लियर होगा। अब यहां देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप खुद से करेंगे ट्राई, हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नॉर्मल है। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन बॉडी डज, देखिए व्हेन बॉडी डज 20 जूल, ठीक है, ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द पावर। ये क्या क्वेश्चन है, देखिए ये पावर है, पावर लिखा हुआ है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अब सब चीज दे भी दिया, क्या दिया कि इतना जूल वर्क है, तो जूल भी दे दिया 20 जूल, ठीक है, वर्क का भी दे दिया और टाइम का भी दे दिया कितना, 5 सेकेंड। इससे काट लेंगे, 5 4 जा 20, तो 4 वाट क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्या करना है, पावर का फॉर्मूला लगा देना है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क भी दिया हुआ है 20 जूल और ये आपका टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड। यहां से रख देंगे, आपका 4 वाट निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो इधर वाले सॉल्यूशन को या उसको भी कर सकते हैं। देखिए इसमें भी वही लिखा हुआ है क्या, वर्क डन जो है 20 जूल है, टाइम कितना है 5 सेकेंड है, तो पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि 5 से करेंगे 20 को कैंसिल, तो 4 वाट यहां से निकल के आंसर आएगा। अरे है कि नहीं, तो यहां से आपका पावर 4 वाट आएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड को। अब यहां आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का बात इस स्लाइड में हम लोग करेंगे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता क्या है कि नहीं। ये तो हो गया कि कैंसिल हो गया है, कट गया है, ये हो गया, पढ़ लीजिए ना एक स्लाइड से क्या होने वाला है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या कि जूल इज वेरी स्मॉल, ध्यान देंगे। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में क्या लिखा गया है कि जूल इज वेरी स्मॉल
unit of energy and it is inconvenient to use it is a large quantity of energy is involved। अब ये छोटा क्वांटिटी है, इसको बहुत बड़े अमाउंट पे यूज करेंगे तो दिक्कत होता है कि नहीं। फॉर कमर्शियल पर्पस बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, और कमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग किलोवाट आवर यूज करते हैं, वही कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब किलोवाट आवर से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैविंग ए पावर रेटिंग 1 किलोवाट इज यूज फॉर 1 आवर। यानी कि 1 किलोवाट को हम लोग 1 घंटे के लिए यूज करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर में लगा हुआ रहता है। जब भी आप यूनिट का बात करते हैं ना, घर का बिजली बिल का बात करते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट, तो वही यूनिट है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट किया जाता है। वही कमर्शियल यूनिट का मतलब है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं किलोवाट आवर से। तो ये आपको चीजें क्लियर होना चाहिए कि ये बड़ा यूनिट है रिप्रेजेंट करने का। अब मान लीजिए कोई बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करना है और छोटे फॉर्मेट में करिएगा तो आपको थोड़ा कष्ट होगा, तो वही ये बात बताया कि बड़े यूनिट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक कमर्शियल यूनिट में। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैविंग ए पावर रेटिंग 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। यानी कि 1 किलोवाट एनर्जी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए, तो हम लोग बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां आता है रिलेशन बिटवीन द किलोवाट आवर एंड जूल, यानी कि किलोवाट आवर में और जूल में रिलेशन क्या है उस पर बात करते हैं। तो देखिए इसमें भी आपका रिलेशन भी बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, देखिए 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। वही बात को लिख दिया। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 किलोवाट कितने देर के लिए, 1 आवर के लिए। तो 1000 वाट फॉर 1 आवर। अब किलोवाट को चेंज करेंगे तो अभी तो बताएं 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होगा, 1000 वाट होगा, ठीक है। अब जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वो आपको कन्वर्ट करना होगा। देखिए अब फिर क्या लिखा गया कि 1000 वाट कर लिए किसको, तो 1 किलोवाट को कन्वर्ट करके। अब यहां से 1 आवर को कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, सेकंड में चेंज करने के लिए तो 3600 होगा, सेकंड में 3600 सेकंड हो जाएगा। तो यहां से आप 3600 सेकंड लिख लेंगे, है कि नहीं। और जब उसको आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 36, उसके बाद यहाँ पर 50 आएगा, ठीक है। और उसको अरेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। क्या होगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अरे है कि नहीं। तो ये तो बस सिंपल अरेंजमेंट है कि किलोवाट आवर को चेंज कर लिए, 1000 वाट लिख लिए, और जो 1 आवर है उसको हम लोग क्या किए, सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, तो हमारा ये जूल में कन्वर्ट फाइनली हो गया, है कि नहीं। तो हम लोग 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना लाएं, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड का बात करते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ। अब इस पे कमर्शियल यूनिट वाले में भी ऐसा नहीं कि ये आ गया क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम पूरा हवा नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आसान है। क्या लिखा हुआ है कि ए बल्ब कितना है, बल्ब तो 60 वाट का है, इज यूज फॉर 6 आवर। और कितने देर के लिए यूज कर रहे हैं, 6 आवर के लिए यूज करते हैं और डेली यूज करते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, तो कितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहला बात जो है ना, हमको यूनिट किस में लाना है, तो किलोवाट आवर में लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो 60 वाट है उसको चेंज कर लेंगे किस में, तो किलोवाट में। वाट को किस में चेंज करेगा, किलोवाट में। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड, तो ये चेंज होके आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या बन के आएगा, तो 0.06 किलोवाट, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया। अब फिर उसके बाद देन हम लोग क्या करेंगे, ये आपका आवर में दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 6 आवर दिया हुआ है। इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, टाइम आपका दिया हुआ है। अब किलोवाट आवर में करने के लिए था ही क्या, ये तो सब चीज दे ही दिया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.06 इंटू 6, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका यूनिट निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेगा 36 और 2 डिजिट पे डिसिमल, तो आपका 0.36 किलोवाट आवर। अरे होगा कि नहीं होगा, तो बस कुछ करना नहीं है,
आपको बस मल्टीप्लाई करने का, ये कितना आसान है। वही लिखा हुआ है कि पावर ऑफ बल्ब कितना था, 60 वाट था, उसको किलोवाट में चेंज कर लिया, और टाइम आपको तो आवर में ऑटोमेटिक दिया हुआ था। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो एनर्जी का फार्मूला वही जो पावर का फार्मूला क्या होता है, W/T या E/T। अब वहां से क्या निकाल लेंगे, E निकालना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो P = E/T है, तो हमको एनर्जी निकालना होगा तो क्या करेंगे, P/T करेंगे, यानी कि पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई। वही तो काम यहाँ पर किए हैं कि टाइम भी दिया हुआ है और यहाँ पावर भी दिया हुआ है, तो क्या कर दिए हैं, P बताइए ना, तो आपको यहाँ से E यहाँ से आपको क्या देखने को मिला है कि एनर्जी = P/T, और यहाँ फाइनली आपका आंसर आ गया कितना, तो 0.36 यूनिट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर आपका 4 वर्क एंड एनर्जी यहाँ खत्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।